ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है और कक्षा 10 का ये इस पाठ यानी यशपाल जी का ये जो पाठ है लखनवी अंदाज, ये आज का वीडियो ये उस चैप्टर का, उस पाठ का आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो में लेखक ने कहानी में, वीडियो में नहीं, वीडियो तो हम लोग बना रहे हैं, इस कहानी में लेखक ने हमें ये बताया है कि दिखावटीपन और दिखावा करने से व्यक्ति किन किन मुसीबतों में फंस जाता है। दूसरा, अगर नवाब साहब अपनी जिद को यानी अपनी नवाबी शान को छोड़ करके कुछ अच्छा सोचते, यानी जो बीत गया उसको छोड़ देते, यानी वो दिखावे को छोड़ करके यानी जो वास्तविकता है उसको अपनाते तो बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते थे। परंतु नवाब साहब इन चीज़ों से अलग नहीं हट रहे हैं, जो उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। पूरी कहानी में लेखक ने यही बताया है कि हमें किसी भी प्रकार का दिखावा या इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी हो। सामने वाले व्यक्ति को परेशानी होने पर जो व्यक्ति उस परेशानी में जिसके लिए ये शामिल रहता है वो व्यक्ति भी उस परेशानी में फंस जाता है। इस पाठ में विभिन्न प्रकार की बातें बताई गई हैं, जैसे किबला शौक फरमाए, आदाब अर्ज, ये सारी बातें, जैसे कथन, शिष्टाचार, ये सारे कथन शिष्टाचार से जुड़े हुए हैं। ये मातृभाषा और हमारी हिंदी साहित्य में विभिन्न भाषाओं का मिला जुला रूप का एक संगम है, जिसे हम शिष्टाचार सूचक शब्दों में शामिल करते हैं। लेखक कह रहा है कि जब नवाब साहब ने लेखक को ऑफर किया कि आप भी खीरा खाइए, तो लेखक ने कहा खीरा मैदे पर बोझ डालता है। यह वास्तव में खीरा अपना अपच करता है। लेखक कहना चाहते हैं, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मैदे पर जोर डालता, मैदा यानी पेट पर अनावश्यक बोझ डालता है। लेखक कह रहे हैं कि ये खीरा मैं खा तो लूं, परंतु ये मेरे पेट पर अनावश्यक बोझ डालेगा, जिसके लिए वर्तमान समय में यानी मेरी जो वर्तमान स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ का पच या अपच होना विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। बड़ों की बात का बिना कारण किसी भी प्रकार से विरोध करना ठीक नहीं है। लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। उसके बाद लेखक ने कहा खाद्य पदार्थों के संबंध में बहुत सी मान्यताएं और विभिन्न प्रकार की अमान्यताएं फैली हुई हैं। अर्थात इस पाठ के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि प्रचलित बातों में कौन सी बातें सही हैं या नहीं। लेखक ने ज़्यादातर अपने दिल, दिमाग और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर जोर दिया। नवाब साहब के व्यवहार, यानी ट्रेन में घुसने के बाद, डब्बे में आने के बाद लेखक के साथ जो नवाब साहब ने व्यवहार किया वो भारतीय धर्म और शिष्टाचार में शामिल नहीं होता। इसलिए लेखक इसमें इस तरह की बातों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ सामान्य शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। लेखक इस कहानी में ये बताना चाहते हैं, पतनशील सामंत वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र ने अपनी प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया था और फिर बाद में सत्यजीत राय ने इसी नाम से फिल्म भी बनाई थी। ये कहानी, प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की कहानी थी, जो शतरंज की चौसर बिछाकर खेलता रहता है और उसका राज उससे छीन लिया जाता है। बाद में लेखक सत्यजीत राय ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी और उसका नाम भी शतरंज के खिलाड़ी ही रखा था। यहाँ पर लेखक नवाब साहब की उस शानो शौकत और उस दिखावे को लेकर के बात कर रहे हैं जो बीत चुकी है। अब उनकी ना तो कुछ शानो शौकत बची है और ना तो कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई उनका रियासत या कुछ इस प्रकार की
उनकी नवाबी शान को बचाए रखने वाले कोई उपक्रम या कोई साधन बचे हुए हैं। तो जब ये सारे साधन नहीं बचे हुए हैं और सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन बिता करके नवाब साहब अच्छा और बढ़िया जीवन गुजार सकते हैं। तो लेखक ये कहना चाहता है कि इस तरह की व्यवहार कैसे नवाब साहब कर सकते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? लेखक के अनुसार उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नवाब साहब ने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाए रखने के लिए खीरे को सूंघ सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये खीरा खाने का एक बड़ा अलग तरीका था जिसे नवाब साहब देख रहे थे। इस कहानी के अंत में जब नवाब साहब खीरे को खा कर सूंघ सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक रहे हैं तो और फेंकने के बाद लेखक की तरफ बड़े गर्व से देखते हैं और ये उनको एहसास कराते हैं लेखक को कि अगर तुमने खीरा नहीं खाया तो तुम्हें ये सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यानी नवाब खीरा खाते हैं। उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि ये मेरा खीरा खाने यानी नवाबों का खीरा खाने का ये बड़ा अलग तरीका है जिसे कोई सोच नहीं सकता और शायद कोई समझ भी नहीं सकता। लेखक ने ऐसे नवाब साहब के द्वारा प्रदर्शित कराया। नवाब साहब ने ऐसा व्यवहार लेखक के साथ क्यों किया? लेखक अब ये सोचने लगा कि क्या किसी भी व्यक्ति का इस तरह से पेट भर सकता है केवल अनुभूति और प्रयास से? क्या बिना किसी कथन के कथ्य के कोई कहानी या स्टोरी लिखी जा सकती है? ऐसा लेखक मन में विचार करने लगा। अब इस कहानी के अंत में क्या क्या होता है और ये कहानी कहाँ पर समाप्त होती है और लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से, हम लोग इसको देखते हैं। ये इस कहानी का आखिरी वीडियो है। करम लेखक बता रहे थे कि नवाब साहब ने खीरे को काटा, छीला और उसको ओंठों तक ले आए और फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें उनकी मुंद गईं यानी बंद हो गईं। पलकें बंद हो जाने के बाद मुंह में भर आए पानी को गले से उतार डाला, यानी खीरे के स्वाद का जो आनंद उनको प्राप्त हुआ उससे उनके मुंह में पानी भर आया। उस पानी को उन्होंने गटक लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। ये एक बड़ी घटना थी। लेखक कह रहे नवाब साहब ने खीरे को खाया नहीं, सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। लेखक देख रहा है कि नवाब साहब खीरे को खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? सूंघ कर। वो खीरे को नाक तक ले जाते, सूंघने के बाद उसे खिड़की के बाहर फेंक देते। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए। लेखक बता रहे हैं कि नवाब साहब ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा व्यक्ति खाना खाने के बाद करता है, अर्थात खाना खाने के बाद तौलिए से हाथ पोंछता है, मुंह पोंछता है और गर्व से नवाब साहब ने भी वही किया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंका, उसके बाद तौलिए से हाथ पोंछा, हाथ पोंछ करके क्या किया? गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया। अब नवाब साहब ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से लेखक की तरफ देखा। लेखक की तरफ उन्होंने इसलिए देखा क्योंकि उनके अंदर दो गुमान था। एक तो ये कि मैं नवाब हूँ और मैं खीरा नहीं खाता हूँ और खीरे को हम इस तरह नहीं खाते हैं। दूसरा, नवाब साहब को इस बात का वो था कि लेखक से उसने खीरा खाने के लिए पूछा था, परंतु लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया था। तो नवाब साहब ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। यानी लेखक ये कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नवाब साहब मेरे ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि तुमने क्या सोचा था कि मैं खीरे को चबा चबा कर दांतों से खाऊंगा? परंतु हम नवाबों का ये रईसी तरीका ये है कि इसको कैसे खाते हैं।
नवाब साहब ने ऐसा फीलिंग कराया। कुल मिला के लेखक ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति जब खाना खाने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त करता है और गर्व से यानी संतुष्टि प्राप्त करके स्वादों का अनुभव ले करके मुंह हाथ धो करके खाना बनाने वाले और सामने बैठे व्यक्ति के प्रति अपनी आँखों से कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार नवाब साहब ने अपनी गुलाबी यानी लाल आँखों से लेखक की तरफ देखा और उनको यह एहसास कराया कि ये रईसों का ख़ानदानी यानी जो हम ख़ानदानी नवाब हैं और हम नवाबों का ये ख़ानदानी तरीका है। ऐसा लेखक को अनुभव कराया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक अब नवाब साहब पर व्यंग कर रहा है कि नवाब साहब ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से खीरे का धोया, काटा, छीला और उसके बाद नमक मिर्च लगाया, उसके बाद सूंघ कर खाया। खाने के बाद इतना सारा काम करने के बाद ऐसा लगा कि नवाब साहब इन सारे कामों से थक गए हैं और फिर वो लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत। लेखक कह रहा है हमें अपनी किस्मत तस्लीम में, यानी मैं अपने उस नवाब साहब के उस व्यवहार से एकदम से आश्चर्यचकित था और मैं अपने दिमाग को खपा लेने के लिए तैयार था। यानी लेखक कह रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस क्रिया का कैसे उत्तर दूं, यानी इस कार्य का फीडबैक, प्रतिक्रिया कैसे प्रदर्शित करूं। लेखक ने कहा यह है ख़ानदानी, नवाब साहब की ख़ानदानी तहज़ीब यानी सभ्यता, नफासत यानी उनके द्वारा किया गया कार्य, नज़ाकत यानी तरीके से। लेखक कह रहा है कि ये इनकी ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत है जो उन्होंने प्रदर्शित किया इस तरह खीरा खाकर। लेखक कह रहे हैं हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने से इन तरीकों को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नाफिस या अब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। लेखक कह रहा है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नवाब साहब के इस प्रकार खीरा खाने के तरीके को मैं क्या कहूँ। मैं इस तरीके को, लेखक कह रहा है कि इस तरीके को अर्थात खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से जो संतुष्टि प्राप्त हुई है, ये एक खाना यानी खीरा और खाद्य पदार्थ का सूक्ष्म उपयोग करने का तरीका है। ये एक ऐसा सूक्ष्म, नाफिस यानी ऐसा तरीका जो पहले कभी किसी ने न किया हो, एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर कहा जा सकता है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में कुछ भी बता पाना या न कहना बहुत कठिन होगा। ये एक ऐसा तरीका है नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का जिसके बारे में ना तो कोई सोच सकता है और ना ही कोई ऐसा कर सकता है, क्योंकि लेखक कह रहा है कि ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। लेखक का कहना है कि उदर यानी पेट, क्या इस तरीके से पेट भरा जा सकता है। लेखक कह रहा है कि यदि आपको खाने की सुगंध से ही आपका पेट भर सकता है तो भला कुछ भी खाने या बनाने की ज़रूरत क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा सुगंध यानी सुगंध या खुशबू से ही पेट भर सकता है तो हम रोज़ कुछ नया नया खा सकते हैं। हलवाई की दुकान पर जा कर के कोई भी किसी भी प्रकार की कितनी भी महंगी अच्छी से अच्छी मिठाई को सूंघ करके अपने उदर यानी पेट भर सकते हैं। तृप्ति यानी संतुष्टि, हम संतुष्टि कर सकते हैं। तमाम जगहों से पकवान बनने की जो खुशबुएं उठती हैं, उन खुशबुओं के माध्यम से हम अपने उदर की तृप्ति कर सकते हैं। लेखक कह रहा है कि क्या इस तरह से खाया जा सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे देश की खाद्य समस्या का समाधान हो गया, मान लीजिए। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। लेखक कह रहा ये तो ठीक था, इतना दूर तक तो मैं सह सकता था कि नवाब साहब ने इस तरह ख़ानदानी तरीके से खीरा खाया,
परंतु नवाब साहब ने अब बहुत बड़ा बात कर दिया कि जिस प्रकार पेट भर जाने के बाद व्यक्ति संतुष्टि की डकार लेता है, नवाब साहब ने वैसी ही डकार ली। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब लेखक ये देख रहा है कि नवाब साहब ने डकार ली। डकार लेने के बाद यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। नवाब साहब ने लेखक को खीरे की विशेषता भी बताई, अर्थात जैसे खाना खाने वाला व्यक्ति खाना खाने के बाद उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है, खाना कितना स्वादिष्ट था, कितना अच्छा था और वो कितना बढ़िया था। उसी तरह लेखक कह रहा है कि नवाब साहब ने भी मेरे ऊपर, यानी लेखक कह रहा मेरे ऊपर यानी स्वयं के ऊपर एक बात बताई। क्या बताई? नवाब साहब ने कहा कि खीरा लजीज होता है। लजीज माने स्वादिष्ट। लेखक कह रहा है नवाब साहब ने मुझे बताया कि खीरा लजीज होता है यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील यानी थोड़ा बदमाश। कह रहा है लेकिन थोड़ा कठोर या थोड़ा बदमाश टाइप का होता है। नामुराद यानी कमबख्त। मैदा मतलब पेट पर बोझ डाल देता। बोझ डाल देना यानी अनावश्यक कार्य में फंसा देना, बोझ डाल देना, प्रभाव डालना, असर डालना या तकलीफ देना। लेखक कह रहा है कि खीरा स्वादिष्ट होता है परंतु थोड़ा क्या होता है, वादी होता है, बदमाश होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है। क्यों? कि कमबख्त पेट पर बोझ डालता है यानी बुरा असर, बुरा प्रभाव डालता है। लेखक कह रहे हैं ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान का मतलब ज्ञान, नॉलेज। चक्षु का मतलब हुआ आँखें। लेखक कह रहा मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। लेखक कह रहा कि नवाब साहब ने खीरे को सूंघा और खीरे को सूंघ करके उसके सारे गुणों को किस प्रकार से आत्मसात कर लिया, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक घटना थी। पहचान ये है नई कहानी के लेखक। लेखक कह रहा अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मैंने ये पहचाना कि मैं नई कहानी की सोच में अकेले में सफ़र करना चाहता था, परंतु नवाब साहब स्वयं मेरे लिए एक कहानी बनकर रह गए। लेखक कहना चाहता है कि मैंने नवाब साहब को एक पहेली बनते देखा, यानी उनकी क्रियाएं मेरे लिए एक पहेली के समान हो गई। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। लेखक कह रहा कि जब नवाब साहब बिना कुछ खाए केवल स्वाद की कल्पना से अपना पेट भर सकते हैं, पेट भर जाने के बाद संतुष्टि में डकार ले सकते हैं, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र यानी कैरेक्टर के क्या लेखक कोई कहानी नहीं लिख सकता, नई कहानी नहीं बनाई जा सकती। लेखक स्वयं से और आपसे ये प्रश्न कर रहा है कि क्या किसी घटना, किसी पात्र या किसी विचार के आप कोई कहानी लिख सकते हैं। लेखक कह रहा है कि अगर नवाब साहब की क्रियाओं को देखा जाए तो ऐसा संभव है, और अगर वास्तविकता में सोचा जाए तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। यानी बिना घटना, बिना पात्र, बिना चरित्र और बिना लेखक के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न के रूप में बोर्ड में अक्सर आता है। ये था आपकी इस कहानी, ये पूरी कहानी, जिसमें लेखक हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिखावटीपन होता है, यानी जो बनावटीपन होता है, वो जीवन में हमेशा कठिनाई ही उत्पन्न करता है। लेखक ये कहना चाहते हैं अगर नवाब साहब अपनी वास्तविकता को, वर्तमान समय की परिस्थितियों को स्वीकार कर लें तो किसी भी प्रकार से उनकी समस्याएं नहीं, किसी भी प्रकार की उनकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। परंतु नवाब साहब अपनी नवाबी के चक्कर में नवाबी के बारे में सोचकर किसी भी प्रकार से ये मानने को तैयार नहीं है कि वो नवाब से नीचे हैं। भले उनकी शान व शौकत जा चुकी है,
और वो किसी भी प्रकार से ये नहीं करना चाहते थे कि किसी आम व्यक्ति के सामने खीरा खा करके वो अपनी बेइज्जती करवाते। ये थी आज की कहानी यशपाल जी की लखनवी अंदाज, जो यहीं पर समाप्त होती है।